नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माँ नहीं अब सास बनूंगी। सुषमा जी आज सवेरे सवेरे उठ गई थी। आज उन्हें काफी अच्छा लग रहा था। आज वह जैसे आसमान में उड़ रही थी। काफी अच्छा महसूस कर रही थी। उनके पाँव तो जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। काफी सारा काम पड़ा हुआ था। वह जल्दी जल्दी से हाथ चलाने लगी अपनी सभी कामों को निपटाने के लिए, क्योंकि आज उनके बेटे और बहू घर आ रहे थे। शादी के बाद आज पहली बार उनका बेटा बहू घर आ रहे थे। शादी होते ही वह घूमने के लिए विदेश चले गए थे। काफी दिनों से सुषमा जी ने अपने बेटे और बहू को देखा नहीं था। बस फोन पर उनके साथ बातें करती थी, लेकिन उनकी माँ की मन की संतुष्टि नहीं हो पाती थी। उनके बेटे यश ने फ्लाइट की टिकट बुक करा ली थी अपने घर जाने के लिए। उसकी 12 बजे की फ्लाइट थी। ये सभी बातें सोच ही रही थी कि सुषमा जी अपनी पिछली यादों में चली जाती हैं और अपने जीवन के बीते दिनों के पन्ने पलटने लगती हैं। जब 6 साल पहले यश के पिता की एक गंभीर बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी और उनका बेटा यश उस समय बहुत छोटा था। सुषमा जी के जीवन में तो दुखों का पहाड़ टूट गया था। वह एकदम अकेली पड़ चुकी थी और उनकी मदद करने वाला भी कोई नहीं था। उनके जो भी जमा पूंजी थी उसी से उन्होंने अपने घर के खर्चों को चलाया और अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और साथ में घर पर ही सिलाई कढ़ाई का काम करना शुरू कर दिया, जिससे घर का खर्चा निकल जाए। सुषमा जी ने अपने जीवन में काफी कठिनाइयों का सामना किया था। शादी वाले दिन में खूब रो रही थी और सोच रही थी कि काश उसके पिताजी भी आज जिंदा होते और आज अपने बेटे की शादी के अरमानों को पूरा होते हुए देखते, लेकिन शायद भगवान को यह मंजूर नहीं था। उनके आगे तो किसी की भी नहीं चलती है। वह तो वही करता है जो किस्मत में लिखा हुआ होता है। जैसे हर माँ बाप का सपना होता है कि अपने बेटे की शादी होते हुए देखे और उसकी सफलता प्राप्त करते देखे, लेकिन यश के पिता की किस्मत में शायद यह सब लिखा ही नहीं था। यह सब सोचते सोचते सुषमा जी की आंखों में पानी आ जाता है और फिर उठकर अपने काम धंधे में लग जाती है कि तभी किसी का फोन आ जाता है। शायद यह फोन उनके पड़ोस में रहने वाली कांता जी का था, जो सुषमा जी को कह रही थी, अरे सुषमा जी, आज हमारे घर में हमने एक कीर्तन रखा है, क्या तुम उस कीर्तन में आ पाओगी? सुषमा जी कहने लगी, पता नहीं आ भी पाऊंगी या नहीं, सोचकर बताऊंगी। आज मैं थोड़ा बिजी हूँ। कॉलोनी की सभी औरतें कांता जी के घर में इकट्ठा हो जाती थी और हर रविवार को कीर्तन किया करती थी और वहाँ पर सभी आस पड़ोस की औरतें मिलकर अपनी इधर उधर की बातें भी किया करती थी। आज भी रविवार ही था, इसलिए वह पूछ रही थी। थोड़ी देर के बाद सुषमा जी कहने लगी, अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। और जब हर रविवार को हम कीर्तन करते हैं तो आज भी कीर्तन जरूर होगा। सभी को इस बात की सूचना दे दो। अच्छा ठीक है, अब मैं फोन को रखती हूँ। इतना कहकर सुषमा जी ने फोन को रख दिया। उसके बाद सुषमा जी अपने घर की साफ सफाई में लग गई। सभी के लिए नाश्ता तैयार किया और खाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। नहा धोकर 10 बजे तैयार हो गई और अपने बेटे बहू का इंतजार करने लगी। 10:30 बजे उनके बेटे यश का फोन आया और कहने लगा कि माँ, हमारी फ्लाइट लैंड हो चुकी है, हम 12 बजे के लगभग घर पहुँच जाएंगे। 12 बजे से ठीक पहले यश और उसकी पत्नी दोनों घर आ गए थे। यह कहकर उसकी पत्नी ने सुषमा जी के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। सुषमा जी उसे अपनी बाहों में ले लिया और कहने लगी, अरे नहीं नहीं, तू मेरी बहू नहीं बेटी है और मैं तेरी सास नहीं हूँ, मैं तो तेरी माँ हूँ। अर्पिता ने भी हाँ में सिर हिला दिया। सुषमा जी कहने लगी, अब तुम लोग फ्रेश हो जाओ, काफी थक गए होंगे, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगा देती हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर वह दोनों पति पत्नी अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चले गए। सुषमा जी अपने बेटे बहू को थोड़ी देर के बाद आवाज लगाने लगी, अरे बेटा आ जाओ, मैंने नाश्ता लगा दिया है, नाश्ता कर लो। थोड़ी देर आराम करने के बाद यह अपनी पत्नी के साथ बाहर आया और अपनी माँ को कहने लगा कि
ठीक है माँ, अभी आते हैं। कमरे से ही अर्पिता की आवाज आ रही थी, जो कह रही थी कि माँ जी, हमें अभी भूख नहीं है। हमने रास्ते में ही नाश्ता कर लिया था, इसलिए अभी पेट में जगह नहीं है। सुषमा जी यह सुनकर थोड़ी मायूस हो गई थी और कहने लगी कि अरे बेटा, मैं तो नाश्ता बना लिया था, थोड़ा थोड़ा सा तो नाश्ता कर ही लो। मैंने कितने प्यार से तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार किया है। अपनी माँ की बातों को सुनकर यश तो नाश्ता करने लगा, लेकिन अर्पिता बाहर नहीं आई। सुषमा जी ने एक बार फिर से अर्पिता को आवाज लगाई और नाश्ता कराने का प्रयास किया। अरे अर्पिता बेटी, थोड़ा सा नाश्ता करके देख ले, मैंने बड़े ही चाव से तेरे लिए बनाया है। लेकिन अर्पिता ने तो फिर से मना कर दिया। माँ, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, आप और यश दोनों नाश्ता कर लीजिए। मैं तो थोड़ी थकी हुई हूँ, इसलिए मुझे आराम करना है। अर्पिता की बातों को सुनकर सुषमा जी को थोड़ा अजीब व्यवहार लग रहा था। उसका व्यवहार एकदम अलग सा ही था, लेकिन फिर यह सोचकर अपने मन को तसल्ली देने लगी कि इतनी दूर से सफर करके आई है, थक गई होगी, इसलिए ऐसा बोल रही है। यह सब सोचकर सुषमा जी ने एक गहरी सांस ली और फिर सुषमा जी और यश दोनों नाश्ता करने लगे। माँ बेटे ने मिलकर खूब इधर उधर की बातें की। यश ने नाश्ता कर लिया था। असल में भूख तो उसे भी नहीं थी, लेकिन माँ का मन रखने के लिए वह नाश्ता करने के लिए बैठ गया। नाश्ते के बर्तन साफ करके सुषमा जी खाने की तैयारी में जुट गई और यश को साबूदाने की खीर और आलू के पराठे काफी पसंद थे, इसलिए उन्होंने उसकी पसंद को ध्यान में रखते हुए उसकी पसंद की सभी चीजें बना ली। यश को अपनी माँ की बनाई हुई साबूदाने की खीर और आलू के पराठे उसकी पसंद के हिसाब से ध्यान में रखकर बनाए गए थे। सुषमा जी सुबह से ही फिरकी की तरह घूम रही थी, भाग दौड़ के सभी कामों को कर रही थी। उनके पैरों में भी काफी दर्द होने लगा था, लेकिन बेटे बहू के आ जाने से वह सब कुछ भूल गई थी, क्योंकि आज सुषमा जी का घर बड़ा भरा भरा सा लग रहा था। उन्होंने अपने बेटे बहू के लिए बड़े ही इच्छाओं से खाना बनाया था और फिर उन दोनों को 2:30 बजे खाना खाने के लिए बुलाया। अर्पिता भी उठकर हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आ गई और खाना परोसने का इंतजार करने लगी। सुषमा जी देखकर थोड़ी हैरान सी हो गई थी। उसने खाना बनाने में अपनी सासू माँ की मदद भी नहीं की थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, थक गई होगी, लेकिन खाना भी अपनी प्लेट में नहीं लगा रही थी। तो सुषमा जी सोचने लगी कि अर्पिता तो अपनी खाने की प्लेट भी क्यों नहीं लगा रही है। यह सोचकर अर्पिता के लिए खाना लगाने लगा यश। तो सुषमा जी ने यश को ऐसा करने से रोक दिया और कहने लगी, अरे बेटा तुम रुको, मैं डाल देती हूँ। जैसे ही सुषमा जी आलू के पराठे बहू की प्लेट में रखने लगी, अर्पिता कहने लगी, अरे मम्मी जी, यह क्या बनाया है आपने? आपको पता भी है इसमें कितना तेल होता है? मैं तो इसे बिल्कुल भी नहीं खा सकती। इतना सुनते ही सुषमा जी को रोना आ गया। सुषमा जी जैसे तैसे खुद को संभालते हुए अर्पिता को बोली, अरे बेटी कोई बात नहीं, तो तुम यह आलू गोभी की सब्जी ले लो, मैंने आलू गोभी की सब्जी भी बनाई है, या फिर खीर खा लो, मैंने साबूदाने की खीर भी बनाई है। अरे माँ जी, खीर तो मैं खाती ही नहीं, फिर मैं क्या खाऊं? सुषमा जी कहने लगी, अरे बेटी मैंने तो अपने बेटे को उसकी पसंद को ध्यान में रखकर यह सभी कुछ बनाया था, लेकिन तुम्हारी पसंद तो मुझे पता ही नहीं थी, इसलिए कैसे बनाती? फिर अर्पिता कहने लगी, अरे यश तुम्हें तो पता है मुझे क्या पसंद है, तुम मेरे लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर दो, और मम्मी जी ध्यान रखना आइंदा से ऐसा खाना मत बनाना जो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए आगे से मुझसे पूछ लिया करो। इतना बोलकर वह अपने कमरे में चली गई। सुषमा जी चुपचाप खड़ी हुई उसे देखती रह गई। सुषमा जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी बहू का इस तरह का व्यवहार क्यों है। सुषमा जी अपने बेटे यश को देख रही थी, लेकिन यश तो अपने खाने में बिजी था। यश ने अर्पिता के लिए बाहर से खाना मंगवा लिया था। सुषमा जी चुपचाप यश के पास बैठकर खाना खाने लगी। खाना खा तो रही थी, लेकिन खाना उनके गले से नीचे उतर नहीं रहा था, जबरदस्ती ही निगलना पड़ रहा था। वह फूट फूट कर रोना चाहती थी, लेकिन अपने बेटे के सामने अपने आप को कमजोर दिखाना नहीं चाहती थी।
सुषमा जी ने जैसे तैसे अपना खाना खत्म किया और झूठे बर्तनों को ले जाकर सिंक में रख दिया और उसके बाद अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। सुषमा जी को अपनी ससुराल की बीती बातें याद आने लगी थी। ससुराल में पहली बार आई थी और उसकी सासू माँ ने पहले ही दिन सुषमा जी को सभी काम समझा दिए थे कि तुम्हें सारा काम कैसे करना है, और उन्हें सब कुछ समझने में सिर्फ 3 घंटे लगे थे। उसकी सास सुषमा जी को जो भी काम बताए थे, सुषमा जी वह सोच रही थी कि सभी कामों को कहीं भूल न जाए। अगर कुछ भी याद नहीं रहा तो ऐसा ना हो कि उसकी सासू माँ नाराज हो जाए। थोड़ी देर के बाद उसे कुछ याद भी नहीं रहा कि उसके सास ने उसे क्या क्या काम बताए थे और क्या नहीं। जब यश के पापा सुषमा जी के पास आए तो सुषमा जी डरते हुए सारी बातें उनको बता दी तो वह कहने लगे, अरे बाबा मुझे माफ करो, मैं सास बहू के मामले में नहीं पड़ना चाहता। अब तुम जानो और तुम्हारी सासू माँ, उन्होंने तो इतना कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया था। अब सुषमा जी के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था जिससे वह अपने मन की बात कह पाए। सुषमा जी की सांसें फूल रही थी। बात बात पर उसकी सासू माँ उसे टोका टोकी करती थी, कभी साफ सफाई को लेकर तो कभी किचन के काम को लेकर, और बोलती रहती थी कि अरे सुषमा, तुम्हें कोई भी काम अच्छी तरीके से करना नहीं आता क्या? जब देखो उल्टा सीधा करती रहती हो। धीरे धीरे सुषमा जी को इसकी आदत हो गई थी। पूरी तरह से अपनी सासू माँ के बनाए हुए कांच के ढांचे में पूरी तरह फिट हो गई थी। जब उसकी सासू माँ मरने की लास्ट स्टेज में थी तो वह सुषमा जी का हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, अरे बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया है। एक बहू को ससुराल के वातावरण में ढालने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है। अपनी इच्छाओं को मारकर दूसरों की इच्छा को ध्यान में रखना पड़ता है और उसी के लिए जीना पड़ता है। मैं भी अपनी सासू माँ की तरह दिल पर पत्थर रखकर इसी तरह सब कुछ सीखा था और वही मैंने तुझे सिखाने की कोशिश भी की है। जैसे मेरी सासू माँ मुझे सब कुछ सिखाया था, मैंने भी तुझे वही सिखाया है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो तुम मुझे माफ कर देना। सुषमा जी तो यह सुनकर रोने लगी थी। वह सोच रही थी कि इतना कठोर इंसान भी क्या अंदर से इतना नाजुक दिल का हो सकता है। इतना सोचते सोचते सुषमा जी ने अपनी सासू माँ के पैरों को पकड़ लिया और कहने लगी कि अरे माँ जी, आप तो मेरी माँ से भी बढ़कर हैं। मेरे मन में आपके लिए कोई भी गिला शिकवा नहीं है। मैं आपकी ये दिल से इज्जत करती हूँ। मैं तो एक कोरा पत्थर थी और जिसे आपने तराश कर कोहिनूर हीरा बना दिया है, वरना मुझे तो कुछ पता सता नहीं था। यह सुनकर सुषमा जी की सासू माँ के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई थी और थोड़ी देर के बाद सुषमा जी की सासू माँ इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। लेकिन सुषमा जी के दिल में उनका यह रूप तस्वीर की तरह छप गया था। अब तो वह उनकी पूजा करने लगी थी। अगर घर का कोई भी सदस्य उसकी सासू माँ के बारे में कुछ कह भी देता तो सुषमा जी उनको 10 बातें सुना दिया करती थी। यह सब देखकर यश के पापा बड़े हैरान होते थे और मुझे आश्चर्य से देखते रहते और सोचते थे कि सुषमा कितनी बदल गई है। यह तो अपनी पुरानी दुनिया में ही घूम रही थी। थोड़ी देर में जैसे ही फोन की घंटी बजी तो सुषमा जी अपनी पुरानी यादों से बाहर आई और उन्होंने तुरंत ही फोन को उठा लिया। फोन पर उनकी पड़ोसन कांता जी बोल रही थी और कहने लगी कि सुषमा जी बताइए, कब तक आ रही हैं आप? उसकी बातें सुनकर उसे याद आया कि अरे आज तो कीर्तन भी करवाना था जिसे वह भूल गई थी। इन सभी झंझटों में सुषमा जी को याद ही नहीं रहा था कि आज कीर्तन भी होना था। फिर जल्दी जल्दी से सुषमा जी कीर्तन की तैयारियों में लग गई। थोड़ी देर के बाद कांता जी का फिर फोन आता है और कहने लगी कि हम आज वहाँ पर कीर्तन नहीं कर सकते किसी वजह से। सुषमा जी पूछने लगी कि क्या हम आपके घर में कीर्तन कर सकते हैं? इतना सुनते ही सुषमा जी बोली, अरे हाँ, क्यों नहीं, तुम सभी मेरे घर में ही आ जाओ, सभी मिलकर साथ में कीर्तन करेंगे। इतना सुनते ही शाम के लगभग 5:30 बजे कॉलोनी की सभी औरतें इकट्ठा हो गई थी। सभी आपस में मिलजुल कर हंसी मजाक कर रही थी, हंस हंस के बातें कर रही थी और सब लोग अपनी ही धुन में मगन थे। अचानक एक आवाज ने सबको चौंका दिया।
सुषमा जी ने देखा कि सामने उनकी बहू अर्पिता खड़ी हुई है। उसने अपने सर को दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है और अर्पिता बोली, अरे आप लोग इतना शोरगुल क्यों कर रहे हो? दर्द के मारे मेरा तो सिर ही फटा जा रहा है। इतना सुनते ही सभी औरतें खामोश हो गई थी। इतना बोलकर अर्पिता अपने कमरे में चली गई। सुषमा जी जाते हुए कहा, यह उनकी बहू अर्पिता है और आज ही यह दोनों विदेश से आए हैं। थकी होने के कारण उसके सर में दर्द हो रहा है, इसलिए आप कोई भी उसकी कही बातों का बुरा मत मानना। सुषमा जी की बातों को सुनकर सभी औरतों ने कहा, कोई बात नहीं, जाने भी दो। इतना कहकर सभी औरतें एक एक करके किसी न किसी काम का बहाना बनाकर अपने अपने घर चली गई और सुषमा जी सबको एक एक करके जाते देखती रह गई और कुछ बोल भी नहीं पाई थी। सुषमा जी थोड़ी देर वहीं पर बैठी रही। थोड़ा सोचने के बाद अपनी बहू अर्पिता के कमरे में गई। अर्पिता बेटी, अगर तुम्हारे सर में ज्यादा ही दर्द हो रहा है तो चलो मैं तुम्हारे सर को दबा देती हूँ। अर्पिता बोली, नहीं नहीं माँ जी, मैंने सर दर्द की गोली खा ली है, थोड़ी देर में सर का दर्द ठीक हो जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर ले आती हूँ। इतना कहकर सुषमा जी अर्पिता के लिए रसोई घर में चाय बनाने के लिए चली गई। चाय बनाकर तैयार हो गई थी। सुषमा जी चाय बनाकर बाहर ले आई और दोनों को बुलाने लगी। सुषमा जी की आवाज़ सुनकर उनके बेटा बहू बाहर आ गए और चाय पीने लगे। चाय पीने के बाद अर्पिता जूठे बर्तनों को सिंक में ही छोड़ दिया। उसके बाद सुषमा जी ने खाने की तैयारी की और अर्पिता से पूछा, अर्पिता बेटा मुझे बता दो तुम्हें डिनर में क्या खाना है, मैं वही बना दूंगी। शाम के लगभग 7 बज गए थे। सुषमा जी खाने की तैयारी में लग गई थी। खाना बनाते बनाते सुषमा जी को लगभग 1.5 घंटा हो गया था। उसके बाद उन्होंने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया और दोनों को आवाज़ लगाई और दोनों जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। अर्पिता ने खाना खाना शुरू किया और बोली, अरे माँ जी, आपने सब्जी में कितनी मिर्ची डाल दी है। इतना सुनते ही सुषमा जी को गुस्सा आ गया। वह पूरा दिन से अपनी बहू की चाकरी कर रही थी, लेकिन उसके तो नाटक ही खत्म नहीं हो रहे थे। सुषमा जी कब तक यह नाटक सहन करती? इस नाटक को सहन करने की उनकी सीमा समाप्त हो गई थी। रिश्तों को जबरदस्ती नहीं बांधा जा सकता। जब तक एक पक्ष कोई रिश्ता निभाना ही नहीं चाहता है तो दूसरा कब तक उस रिश्ते को निभाएगा? ताली तो आखिर दोनों हाथों से ही बजती है, एक हाथ से नहीं। अब तक तो सुषमा जी माँ की तरह बात कर रही थी। उसे लगा कि अब तो सास बनना ही पड़ेगा। जो रिश्ता जैसा है उसे उसी तरह से निभाना चाहिए और उस रिश्ते को वैसा ही रहने देना चाहिए। उसने अपने बेटे यश को कहा, अरे बेटा, अर्पिता के लिए बाहर से खाना मंगवा दे और जो भी वह खाना चाहे वही ऑर्डर कर दे। मेरे से जितना हुआ मैंने तो उतना ही किया है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा किया है। मेरे पैरों में इतना दर्द होने के बावजूद भी मैंने इसकी इतनी सेवा की, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अर्पिता और यश हैरानी से सुषमा जी की ओर देखने लगे और सुषमा जी अपनी थाली लगाकर चारपाई पर आकर बैठकर खाना खाने लगी। घर में एकदम से सन्नाटा छा गया था। यश भी अपनी माँ के पास आ गया। दोनों चुपचाप खाना खाने लगे। यश खाना खत्म करके चुपचाप वहाँ से चला गया था। अगले दिन सुबह ही सुषमा जी आराम से उठी। उन्होंने उठने में कोई जल्दबाजी नहीं की। आज उन्हें उठने में 9 बज गए थे। इतनी देर तक वह कभी भी नहीं उठी थी। बाहर आकर देखा तो यश बैठा हुआ था। सुषमा जी देखकर बोली, यश बेटा, तू कब से उठा हुआ है? ये यश कहने लगा, माँ, मेरी आंखें तो 7 बजे ही खुल गई थी। सुषमा जी को पता था कि उसके बेटे को उठते ही चाय चाहिए, लेकिन उसने आज यह तय कर लिया था कि अब वह नौकरानी नहीं बनेगी। आज तो सुषमा जी ने अपने लिए भी चाय नहीं बनाई थी। यश की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी अपनी माँ को यह कहने की कि माँ, मेरे लिए चाय बना दो, और चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर में सुषमा जी कहने लगी, यश बेटा, मैं घूमने के लिए हरिद्वार जा रही हूँ और 1 हफ्ते बाद लौटूंगी, और तू तो 5 दिन बाद वापस जा रहा है। तो एक काम करना, बाहर से घर को ताला लगाकर चले जाना और चाबी को सामने वाली आंटी के घर में दे देना। इतना बोलकर सुषमा जी हरिद्वार जाने की तैयारी करने लगी।
अब उसने सोच लिया था कि उसने माँ बनने का प्रयास तो कर लिया है, अब वह सास बनकर देखेगी। सुषमा जी अपने बेटे और बहू के व्यवहार से परेशान हो गई थी। वह दोनों को सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने यह निर्णय कर लिया था कि वह हरिद्वार घूमने के लिए जा रही है। यह बात सुनकर यश के चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। थोड़ी देर में अर्पिता भी सोकर उठ गई थी। उसने देखा कि यश के चेहरे पर तो 12 बजे हुए हैं। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही हैं और डाइनिंग टेबल पर आज तो नाश्ता भी नहीं लगा है और सुषमा जी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। यह सब देखकर अर्पिता यश को कहने लगी, अरे यश, क्या हुआ है? तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या अभी तक चाय नाश्ता भी नहीं बना है? क्या तुमने चाय नाश्ता नहीं किया है? आज पहली बार यश के बोलने में इतना भारीपन था। वह गुस्से से अर्पिता को कहने लगा, अगर तुम्हें नाश्ता करना है और इतनी जल्दी नाश्ता चाहिए था तो तू सुबह सुबह जल्दी उठ जाती और उठकर नाश्ता बना लेती और नाश्ता कर लेती। इतना सुनते ही अर्पिता ने यश की ओर देखा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे यह उसका पति नहीं बल्कि कोई और ही बोल रहा है। तो अपने पति को कहने लगी, अरे यश, तुम्हें तो पता है कि मुझे इतनी जल्दी नहीं उठा जाता और मुझे उठते ही चाय चाहिए होती है, इसलिए जाओ मेरे लिए चाय बना कर ले आओ। इतना सुनते ही यश कहने लगा, अरे ओ प्लीज, अब बस भी करो। अब तुम्हें अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। तुम्हारी शादी हो गई है, यह तुम्हारा मायका नहीं है, यह तुम्हारा ससुराल है और तुम यहाँ की बहू हो, बेटी नहीं हो, इसलिए अपना काम खुद ही करो। माँ ने तुमको कल तक बेटी का बहुत लाड़ प्यार दिया था, लेकिन तुमने बदले में उन्हें क्या दिया? केवल दुख। कल से माँ तुम्हारे लिए कुछ न कुछ करने में लगी हुई है, लेकिन तुमने तो देखा ही नहीं। माँ को केवल दुख और पीड़ा ही दी है। बात बात पर उनके बने खाने में खामियां निकाली हैं। इस बात पर भड़कते हुए अर्पिता बोली, अरे मैंने ऐसा भी क्या कह दिया है जो तुम मुझ पर ऐसा इल्जाम लगा रहे हो? पर मुझे वह खाना पसंद नहीं था तो मैं उसे खाने को कैसे खाती? और उन्हें ऐसा खाना बनाना ही नहीं चाहिए था। क्या खाना बनाने से पहले एक बार मुझसे पूछ नहीं लेती कि क्या बनाऊं? तो कौन सी बड़ी बात हो जाती। लेकिन वह तो सासू माँ है, मुझे क्यों पूछेंगी? खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो भूखे ही रहो। अब इस बात का उन्हें कौन सा फर्क पड़ता है? अगर मेरी इस बात पर भी माँ नाराज हो गई है तो इसमें भला मैं क्या कर सकती हूँ? इतना कहकर अर्पिता अपने कमरे में जाने लगी तो यश उसकी बातों को सुनकर भड़क गया था और गुस्से में बोला, सही कह रही हो, मम्मी तो तुम्हारी नौकरानी है ना, और तू महारानी हो। अब चलो जाओ और दोनों के लिए चाय बना कर ले आओ। पहली बार यश ने आदेश देते हुए अर्पिता को ऐसे कहा था और अर्पिता बड़बड़ाते हुए उसे यश को घूर रही थी और सोच रही थी कि यश को क्या हो गया है। उसने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप खुद बना लो। अपने कमरे में ऐसा कहकर चली गई। यश यह देखकर बहुत परेशान हो गया था और सोचने लगा कि आखिर इसने कल से किया ही क्या है जो इसकी तबीयत इतनी खराब हो गई है। मन ही मन सोचने लगा, बहुत ज्यादा सिर पर चढ़ा लिया है, अब तो यही अंजाम होगा। लेकिन सर पर तो मैंने ही बिठाया था ना। अर्पिता कल माँ जी का इतना अपमान कर रही थी और मैं खामोश होकर चुपचाप बैठा रहा। क्या इसी दिन के लिए मुझे मेरे माता पिता ने पाल परोस कर बड़ा किया था? मेरे पिता की मृत्यु हो जाने के बाद मेरी माँ ने मुझे पढ़ाने के लिए अपने जीवन की सारी जमा पूंजी लगा दी थी और मेरी पढ़ाई लिखाई में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं की थी। क्या इसी दिन के लिए मेरी माँ ने मुझे इस लायक बनाया था कि मैं आज अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं और मेरी माँ को यह दिन देखना पड़े? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके बारे में तो अब मुझे कुछ सोचना ही पड़ेगा। इतना कहकर यश अपनी माँ के कमरे में चला गया। सुषमा जी तो अपनी यात्रा की तैयारी करने में लगी हुई थी। घर में क्या बातें हुई उन्हें तो पता ही नहीं था। उसके बाद अपने कमरे में आकर सो गई थी। इसका कोई ना कोई इलाज तो करना ही पड़ेगा। 12 बजे के लगभग अर्पिता अपने बिस्तर से उठकर नहा धोकर तैयार होकर नीचे आई तो देखा कि कीर्तन की मंडली आई हुई है और पूरा माइक सिस्टम लगा रखा है। क्या आज फिर से कीर्तन होगा, वह भी माइक से? तो मेरा तो सिर ही फट जाएगा। दौड़ती दौड़ती अर्पिता यश के कमरे में गई और उसे कहने लगी, अरे यश देखो तो नीचे तुम्हारी माँ ने कीर्तन की मंडली को बुला लिया है
और पूरा साउंड सिस्टम भी साथ में लेकर आई हैं। मेरा तो सर ही फट जाएगा, इतने शोर शराबे में मैं कैसे रहूंगी। इतना सुनकर यश बोला, बता दो, तुम सही कह रही हो, इतने शोर शराबे में तुम कैसे रहोगी। तुम एक काम करो, तुम किसी होटल में चली जाओ, मैं अभी बुक करवा देता हूँ, वहाँ तुम बिल्कुल शांति से रहोगी। इतना कहकर यश होटल को सर्च करने लगा। अर्पिता बोली, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है क्या, मैं होटल में जाकर रहूंगी, वह भी अकेले। अगर होटल में जाएंगे तो दोनों जाएंगे, नहीं तो मैं अकेली बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। इसी तरह धमकी दिया करती थी। इसके चलते चलते अब यह सभी परेशान हो गया था। वह यश पर हुकूमत करने लगी थी, लेकिन अब तो यश पर उसकी किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। यश बेपरवाह होकर होटल को सर्च कर रहा था। यश के इस व्यवहार से अर्पिता चिढ़ गई थी और जोर जोर से बोलने लगी और जोर जोर से कहने लगी, तुम माँ जी को कहते क्यों नहीं कि यहाँ पर कीर्तन ना करे, कहीं और जाकर करे। हमारे जाने के बाद जो चाहे कर लेंगी, लेकिन कम से कम रविवार तक तो हमें शांति से रहने दे। इतना सुनकर यश कहने लगा, तुम तो ऐसे आदेश दे रही हो जैसे यह घर तुम्हारा है। अरे यह घर माँ जी का है, इस घर की मालकिन है वह जो चाहे अपने घर में कर सकती हैं। हम कौन होते हैं उन्हें मना करने वाले। यश ने बड़े ही शांत स्वभाव से अर्पिता से यह सभी बातें बोल दी। अर्पिता फिर से बोली, अरे यश कुछ तो करो, मैं ऐसे नहीं रह सकती, ऐसे कैसे रह पाएंगे हम रविवार तक। इतना सुनकर यह सोचने लगा कि तीर एकदम सही निशाने पर लगा है। यह सुनकर यह सोचने लगा और अर्पिता को बोला कि मैं तुम्हारी टिकट आज की करवा देता हूँ, तुम आज की आज विदेश चली जाओ। इतना सुनकर अर्पिता कहने लगी, अरे यश तुम्हें क्या हो गया है, क्या मैं अकेले विदेश जाऊंगी, तुम नहीं जाओगे। हैरान होते हुए अर्पिता कह रही थी। इतने में नीचे से भजन कीर्तन की आवाज आने लगी। तेज तेज आवाज में भजन बजने लगे। अर्पिता अब तो पूरी चिढ़ गई थी। कीर्तन वाले शोर से पूरा शोर हो रखा था। यश कहने लगा, अर्पिता तुम एक काम करो, एक सर दर्द की गोली खाकर सो जाओ, मैं तो नीचे भजन सुनने जा रहा हूँ। इतना सुनकर अर्पिता एकदम पलंग पर बैठ गई। उधर सुषमा जी ने अपने लिए खिचड़ी बना ली थी और खा भी ली थी। यश और अर्पिता तो सुबह से ही भूखे थे। आज तो यश ने बाहर से खाना भी ऑर्डर नहीं किया था। नीचे आकर वह भजनों का आनंद लेने लगा। उधर अर्पिता भजनों की आवाज से परेशान थी और सुबह से भूखे पेट थी। सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए नींद भी नहीं आ रही थी और परेशान होकर इधर से उधर घूम रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात परेशानी तो उसे यश के बदले व्यवहार से लग रही थी। परेशान होकर सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। उसने अपना आखिरी हथियार चलाया। उसने फोन लगाकर उसको ऊपर बुला लिया और कहने लगी कि मुझे बुखार हो गया है। यश ने छूकर देखा तो हल्की सी हरारत महसूस हो रही थी। वह उसे लेकर हॉस्पिटल चला गया। सुषमा जी ने अपने आस पड़ोस की सभी औरतों को बुला लिया था और भजनों का खूब आनंद ले रही थी। यह भजन कीर्तन शाम तक चलता रहा। यह अर्पिता को लेकर हॉस्पिटल गया और उसे फिजिशियन को दिखाया तो उसने कहा कि इस फूड पॉइजनिंग हो गया है और कल से क्या क्या खाया था। जब उसको बताया कि दोनों टाइम का खाना बाहर से मंगवाया था, डॉक्टर ने कहा कि बाहर का खाना तो आपको बिल्कुल ही बंद करना पड़ेगा और कुछ दिन आपको केवल दलिया और खिचड़ी खाकर ही काम चलाना पड़ेगा। 2 दिन बाद फिर से दिखा दीजिएगा। डॉक्टर ने ऐसा कहकर दवाइयाँ लिख दी और एक पर्ची बनाकर यश को पकड़ा दी। उसके बाद दोनों घर आ गए थे, लेकिन खाने को कुछ भी नहीं था और दोनों को बहुत तेज भूख लगी हुई थी। अर्पिता तिरछी नजरों से यश को देख रही थी। वह सोच रही थी कि यह अपनी माँ जी को खिचड़ी बनाने के लिए बोल दे, लेकिन यश ने हाथ खड़े कर दिए और कहने लगा कि खुद ही कह दो। इतना कहकर भजन सुनने के लिए बैठ गया। भूख तो यश को भी बहुत जोरों की लगी थी, लेकिन कल तो उसने अपनी माँ का इतना दिल दुखाया था, इसलिए आज उपवास होना करना ही पड़ेगा। थोड़ी हिचकिचाकर अर्पिता ने अपनी सासू माँ को बोला, डॉक्टर ने मुझे फूड पॉइजनिंग बताया है और केवल दलिया और खिचड़ी खाने को कहा है। तो सुषमा जी कहने लगी, हाँ तो ठीक है ना, खिचड़ी बना लो और खा लो या फिर बाहर से मंगवा लो। अर्पिता बोली, माँ जी मुझे तो बनाना ही नहीं आता, तुम्हें तो बाहर का खाना पसंद है, इसलिए बाहर से ही मंगवा लो। मेरे हाथों से तो नमक मिर्च और भी ज्यादा ही पड़ जाता है,
जो तुझे पसंद नहीं आएगा। अर्पिता बोली, नहीं माँ जी, मैं सब खा लूंगी, बस आप बना दीजिए। सुषमा जी काफी समझदार थी, सोचने लगी कि रस्सी को ज्यादा खींचने से वह टूट जाती है, इसलिए आज का सबक इतने तक ही काफी है। इतना सोचने के बाद वह रसोई में खिचड़ी बनाने चली गई। यह अर्पिता को आवाज देकर वहां बुला लिया। दोनों जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। अर्पिता ने खाने की प्लेट लगाई। दोनों को काफी भूख लगी थी। दोनों ने पेट भर के खिचड़ी खाई। अर्पिता बोली, माँ जी खिचड़ी तो बहुत ही अच्छी बनी थी, मुझे भी सिखा दीजिए कैसे बनाई। जब शाम को बनाऊंगी तो तब तू मुझे वहीं पर देख लेना। खाना खाने के बाद अर्पिता झूठे बर्तनों को सिंक में रखकर जाने लगी तो सुषमा जी बोली, अरे झूठे बर्तन कौन साफ करेगा, कल तो मैंने साफ कर दिए थे, लेकिन अब मैं नहीं करूंगी, इसलिए बर्तनों को साफ करके ही जाना। और इतना कहकर सुषमा जी कीर्तन में जाकर बैठ गई। शाम को जब सुषमा जी खिचड़ी बनाने लगी तो अर्पिता भी वहां आ गई थी और वह भी हाथ बटा रही थी। अर्पिता कहने लगी, कल तो मेरे मम्मी पापा भी आ रहे हैं। सुषमा जी ने हैरानी से पूछा, क्या तूने उन्हें बुलाया है? माँ जी, मैं सोच रही थी कि उनके साथ चली जाऊं, जब वापस नौकरी पर जाना होगा फिर आ जाऊंगी। सुषमा जी बोली, यह मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है। जब चाहे जो भी मुंह उठाकर चला आएगा और जब चाहे चला जाएगा। तो अपनी मम्मी पापा को किसी होटल में ठहरा देना, कान खोलकर सुन ले। और अगर तुझे भी घर में रहना है तो घर के सदस्य की तरह रहना होगा, मेहमान बनकर बिल्कुल भी मत रहना, वरना तू भी होटल में चली जाना और फिर जहाँ मर्जी जाना। अपनी सासू माँ का ऐसा व्यवहार सुनकर अर्पिता खड़ी की खड़ी रह गई। अर्पिता को अपनी सासू माँ का ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी, उसे बहुत बुरा लग रहा था। इतने में यश भी वहाँ आ गया। अर्पिता यश को कहने लगी, अरे यश, देखो तो तुम्हारी माँ क्या बोल रही है। हाँ, मैंने सब सुन लिया है। माँ जी जो कह रही हैं सब ठीक कह रही हैं। आखिर तुम मेहमान थोड़ा ही हो, तुम तो घर की सदस्य हो, लेकिन तुम तो शायद अपने आप को मेहमान ही मानती हो। तुमने तो माँ को समझा ही नहीं और ना ही इस घर को अपना समझा। इसलिए अच्छा होगा कि तुम किसी होटल में जाकर रहो और मेरे से भी किसी भी तरह की कोई उम्मीद मत रखना और जो भी करना अच्छी तरह सोच समझ कर करना। मैं तो अपनी माँ के ही पास रहूंगा। अर्पिता को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। गुस्से में बोलकर अपने कमरे में चली गई। यह सब करते हुए सुषमा जी को भी बुरा लग रहा था, लेकिन ऐसा करना उनकी मजबूरी थी। उसने अपनी माँ को समझाया कि हर बीमारी का इलाज करना जरूरी है, वरना बड़ी बनते देर नहीं लगती। हमको सब्र से काम लेना होगा। अगले दिन अर्पिता सुबह को जल्दी उठ गई थी और किचन में जाकर चाय बनाने लगी। खटर पटर की आवाज से सुषमा जी की नींद खुल गई। उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा था। इतने में यश भी वहां आ गया। सुषमा जी ने इशारा करते हुए यश से पूछा कि यह क्या हो रहा है। तो यश ये अपनी माँ को लेकर एक कोने में गया और अपनी माँ को बताया कि कल इसने अपनी माँ से बहुत सारी बातें की थी, जिसमें उसकी माँ ने इसे समझाया कि उनकी बातें मानने में ही तेरी भलाई है, जैसा वे चाहें वही कर ले, बस उसी का परिणाम आज यह आपके सामने है। यश यह देखकर होठों पर मुस्कान भरे देख रहा था और फिर सुषमा जी भी रसोई घर में चली गई। अर्पिता अपनी सासू माँ को लिपटकर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि माँ जी मुझे माफ कर दो। उसे रोता हुआ देखकर सुषमा जी तो मोम की तरह पिघल गई और चुप कराते हुए बोली, अरे बेटी, मेरी बच्ची रोते नहीं हैं। मुझे ऐसा करने के लिए तुमने ही मजबूर किया था और तुमने मेरे सामने कोई दूसरा रास्ता भी नहीं छोड़ा था। यह बातें करते हुए सुषमा और अर्पिता की आंखों में अश्रुधारा बह रही थी। यह सभी दोनों को देखकर बड़ा ही खुश हो रहा था। उसके घर में शांति छा गई थी। अर्पिता अपने घर के कामों को अच्छे से करने लगी थी और अपनी सासू माँ की सेवा भी करती थी। सभी मिलजुल कर एक अच्छे परिवार की तरह रहने लगे थे। सुषमा जी ने अपनी बहू को जो पाठ माँ बनकर नहीं सिखाया, वह एहसास उन्होंने सास बनकर सिखा दिया था। इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी यह कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम फिर मिलते हैं।